नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्रा। यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद समूचे देश में तनाव फैल गया। कॉलेज परिषदों से विरोध की आवाज़ें निकलने लगीं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नए सिरे से ड्राफ्ट का गठन होगा। यूजीसी की नई गाइडलाइन में ऐसा क्या था जो विरोध हो गया, विरोध के कारण क्या थे, इन सब बातों को बारीकी से जानने समझने के लिए हमारे साथ आज दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार सुशील मिश्रा जी हैं। उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि यूजीसी की गाइडलाइन क्या थी और इनके भयावह परिणाम क्या हो सकते थे, जिसको लेकर छात्र जो है वो सड़क पे आ गए थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यूजीसी की गाइडलाइन क्या थी और इनके भयावह परिणाम क्या थे, जिनको लेकर एक अप्रत्याशित सा डर जो बन रहा था? उसमें ये है कि एक जो कमेटी बननी है होगी, ठीक है, तो उसमें जो शिकायत करने वाला है, जो मेन विवाद का मुद्दा था कि जैसे आप दलित हैं और आपने शिकायत कर दी, ठीक है, तो वो अगर आपकी शिकायत झूठी भी है ना, तो फिर उस पर आप में कोई एक्शन नहीं होना है। मूल जो विवाद का विषय यही था कि बहुत सारी झूठी शिकायतें होती रहती हैं। मेरे खिलाफ कोई झूठी शिकायत हो गई, अब हमारे खिलाफ तो मान लीजिए झूठी शिकायत हो गई, उसकी जांच हुई, मान लीजिए किन्हीं वजहों से मैं प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन है वो झूठी, ठीक है, हमारे ऊपर तो हो जाएगा। लेकिन शिकायत बाद में जब आया, जांच लंबी चली, तत्कालिक तौर पर तो मेरा नुकसान हो गया, जांच लंबी चली, उसमें ये पाया गया कि नहीं, शिकायत झूठी है, आपको ऐसे छोड़ दिया जाता, उसमें आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मूल विवाद यही था बस, और उसमें ऐसा कुछ और नहीं था जो विवाद का कोई कारण। अच्छा, तो दूसरा एक चीज भी है कि आपको नहीं लगता था कि नई गाइडलाइन से जातीय टकराव बड़ा बढ़ रहा था कॉलेज परिसर के अंदर? चाहे आप बीएचयू की बात कर लीजिए, बीएचयू से विरोध की आवाज़ें आई, जेएनयू से भी विरोध की आवाज़ें। हालांकि अब जेएनयू में प्रदर्शन होने लगा, बोले साहब आपने ये वो उस ड्राफ्ट की मांग कर रहे हैं, वो गाइडलाइन की मांग कर रहे हैं जेएनयू में। तो अब छात्रों के बीच में क्या अब आने वाले दिनों में भी जो बिल आएगा या जो यूजीसी गाइडलाइन आएगी, उसमें ऐसी बातें नहीं आएगी कि टकराव बढ़ रहा है? नहीं, पहले हम ना थोड़ा सा मतलब इससे इतर जाना पड़ेगा उसको समझने के लिए कि दाखिले कैसे होते हैं। दाखिलों में आरक्षण है, और जब आप टोटल आरक्षण जोड़ेंगे ना, उसमें कुछ महिलाओं के लिए भी है, कुछ डिसेबल्ड का है, तो सारा जब जोड़ लेंगे ना आरक्षण जो दाखिले में होते हैं, तो वो 65 से 70% के आसपास पहुंचेगा जी, ठीक है। 70% के आसपास जब आरक्षण हो गया, बची सीटें मान लो 100 हैं, 100 में बची 30, तो 30 में भी वो 70 वाला जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़े ना है कि सिर्फ आरक्षण से ही जा रहा है, उसमें बहुत सारे विलक्षण प्रतिभा के लोग भी होते हैं, ठीक है। प्रतिभा मतलब ऐसे तो आ नहीं जाती है कि वो ब्राह्मणों की कोई किसी भी समुदाय मतलब किसी भी वर्ग में हो सकती है, किसी भी वर्ग में हो सकती है यार प्रतिभा, कोई ऐसा थोड़ा ना कि ब्राह्मणों की गुलाम है वो, कि प्रतिभा सिर्फ ब्राह्मणों में जी। तो ये एक जब से ये सारी चीजें लागू हुई तो ये चल रहा है ना कि आप बहुत प्रतिभावान हैं, आपने एंट्रेंस दिया, अब उसमें 30 में पता लगा कि उसमें जो ब्राह्मण चुन के आए वो 5-7 आए, ठीक है। तो एक ये इनसिक्योरिटी जो यहाँ से शुरू हुई ना, तो वो एक वही वजह है, मतलब, और कि भाई आपने उसमें भी हमें दबा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ कैंपस में आ गए 6-7 लोग, 100 में हम 7 ही हैं, हम तो अल्पसंख्यक हुए भाई, ठीक है। हम तो, और फिर उसमें हमारे खिलाफ जो है, अगर ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, इन्होंने कुछ साजिश रच के हमारे खिलाफ कुछ शिकायत कर दी, तो हम बचाव भी नहीं कर सकते, फिर हम अपना बचाव भी नहीं कर सकते यार। हम अच्छा, तो दूसरा एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर आप देखेंगे, सरकार को आने वाले दिनों में क्या इसका कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा? क्या कोई विरोध देखना पड़ेगा, नाराजगी देखनी पड़ेगी क्या? हालांकि अभी चीजें थम गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसका कुछ इफेक्ट नजर आ रहा है क्या? कोई सब सामान्य हो जाएगा? राजनीतिक कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, ठीक है। एक तो ये कि ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है, सवर्णों की बात, सवर्णों में भी मतलब जो विरोध मेन कर रहा है ब्राह्मण ही तो कर रहे थे। कोर वोटर तो भाजपा का माना जाता था, ठीक है, वो हैं भी, कहाँ जाएंगे? मैं बहुत सारे, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ यार, मैं भी अपने आसपास में देखता हूँ कि साल में जो मतलब 5 साल में मान लो हम चुनाव हो रहा है, तो 4 साल 364 दिन लोग भाजपा के खिलाफ रहते हैं, वोट कहाँ देने जाएंगे? वोट भाजपा को ही देते हैं, ये बात भाजपा भी समझती है, ठीक है। तो कोई राजनीतिक नुकसान तो नहीं होने वाला है,
लेकिन आपको नहीं लगता कि इस यूजीसी की गाइडलाइन के बाद दूसरी जो विपक्षी दल है भाजपा के इतर, बीएसपी ने बड़ा संतुलित बयान दिया, मायावती का बयान, और हमें लगता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मायावती के बयान को सवर्ण लोग कोट करना शुरू कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया की डीपी बना रहे हैं। अखिलेश का भी बयान, हालांकि अखिलेश जो पीडीए का जिक्र करते थे, लेकिन इस मामले में उन्होंने बड़ा संतुलित बयान दिया। तो उन्हें भी ये लगने लगा है क्या कि यहाँ से कुछ लाभ हो सकता है क्या? लाभ क्या है, बात होती है नैरेटिव की। ठीक है, तो एक जो अपर कास्ट है उसमें ब्राह्मण और ठाकुर, दो जातियों का ऐसा माना जाता है कि माहौल अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, चुनाव के टाइम पे हो, कहीं भी मान लो चाय की दुकान में भी बैठे हैं, ठीक है, तो माहौल थोड़ा ठीक से बना देंगे, तो वो भले वोट कन्वर्ट हो पाए ना हो पाए। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मान लो माहौल का भी होता है कई बार, माहौल का प्रभाव कि मान लो मैं माहौल बना रहा हूँ कि यार नहीं भाजपा ने हम वो कर रही, गलत कर रही और ये बेकार है यार, अब इसको छोड़ो, मैं खुद भले भाजपा में वोट दे दूं, समझ गए, लेकिन पता लगा कि हमने 50 आदमी के सामने इस टाइप की बातचीत, 50 में 2-4 तो कट ही सकते हैं यार, है ना। तो ये होता है, तो माहौल अगर मान लो वो कर लेंगे तो वो माहौल बनाने वाली एक काम होती है ना। एक बार तुम्हें याद हो, मुलायम सिंह यादव से पूछा गया कि आपका कोर वोटर तो यादव है और बाकी और जो पिछड़ी जाती हैं, आप ठाकुरों को क्यों इतना मतलब तवज्जो देते हैं? तो हमने कहा यार ये जो चौक चौराहे होते हैं ना, यहाँ ये सब माहौल बनाते हैं। समझ गए? तो ठाकुर ब्राह्मण वोकल तो होते ही हैं यार, है ना, माहौल भी ठीक ठाक बना लेते हैं, बोलते भी ठीक है, तो वो माहौल बनाने के लिए हैं। तो हाँ वो बस हो गया, अब ज्यादा संख्या है ही नहीं है यार, क्या करेंगे आप वो। अच्छा सर, एक कयास और लगा जा रहा है, हम आपसे थोड़ा सा आखिरी सवाल और पूछेंगे इस पे। ये कयास लगाया जा रहा है कि मायावती अगर 27 के चुनाव में सवर्णों को सबसे ज्यादा टिकट देती हैं, जैसा पहले वो कर चुकी हैं, तो वो जो सोशल इंजीनियरिंग का उनका फार्मूला है, वो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले की काट क्या पीडीए कर पाएगा या भाजपा का हिंदुत्व कर पाएगा? इसको लेके क्या समीकरण बनेंगे? ये कयास लगाए जा रहे हैं आने वाले दिनों में। यार मायावती तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रही हैं, ऐसे कभी कभार आके वो बयान दे जाती हैं, फिर वो चुनाव के टाइम पे आती हैं, है ना, तो उनका तो कुछ वैसा मतलब, अब मायावती का कोर वोटर भी उनके साथ नहीं रहा, बहुत सारा मायावती का वोटर कट के जा चुका है, कुछ भाजपा के साथ आ चुका है, कुछ सपा के साथ जा चुका है। ठीक है, तो भाजपा को अगर तुम इस तरह से देखना चाहे, पूछना सवाल ये है कि भाजपा को टक्कर कौन देगा 27 में? हाँ, कैसा? हाँ, तो वो टक्कर अखिलेश यादव ही देंगे, तो मायावती उसमें कहीं नहीं है लड़ाई में, वो फ्रेम में नहीं रहेंगी, वो कहीं नहीं है। अगर वो अपनी सोशल इंजीनियरिंग कर ले, वो इधर उधर करती रहे, और उसका नुकसान जो है ना, वो जो मायावती के जो वोटर इधर उधर छिटका है, वो ऐसा भी नहीं है कि वो सारा अखिलेश की तरफ गया है। पिछला चुनाव अलग था, तो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, वो अलग था। वो अलग इसलिए था कि उन्होंने एक बढ़िया वो मुद्दा ले आए थे कि संविधान बदलने वाले हैं ये, और उसमें तमाम भाजपा के नेताओं ने साथ दिया था बयानबाजी करके, खासतौर से लल्लू सिंह ने। ठीक है, अरे नहीं, लल्लू सिंह अकेले नहीं, कई सारे लोग थे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के नेता थे, तमाम दूसरे स्टेट्स के भी नेता बयान आ रहे थे, तो उनका बयान आ रहे थे, उसका अंतर पड़ा। ठीक है, तो उसको पब्लिक लग गया कि हाँ यार वाकई संविधान बदल देंगे। उसके नाम पे बहुत सारी जातियां जो सपा के साथ नहीं थी, वो बसपा की वोटर थी, वो इनके साथ आ गए थे, इसका इन्हें फायदा मिल गया। लेकिन अब वो नैरेटिव रहा नहीं। और एक बात और जान लो, जो अब मेन लड़ाई क्या है, जो जातियों में मेन लड़ाई है, वो जो एक पिछड़े हैं और जो दलित हैं, इनमें ज्यादा लड़ाई है। अपर कास्ट और दलित में बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। ओबीसी और एससी एसटी की लड़ाई, ज्यादा लड़ाई है। ठीक है, तो मतलब इतना आसान नहीं है अखिलेश के लिए कि मतलब ऐसा तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि वो निकाल ले जाएंगे, इतना आसान नहीं है। नहीं, उनका पीडीए का स्ट्रक्चर है, जिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वो बात कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पीडीए है। मायावती बहुत अच्छा है। अब जो मायावती जो फ्रेम बना रही है, वो अपना सोशल इंजीनियरिंग बना रही है। स्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है, वो कागजों पे बड़ा अच्छा है, समझ गए, लेकिन वो जमीन पे उतना अच्छा नहीं है, बड़ी मेहनत के समीकरण उतने जमीन तो सर पे नहीं। यादव बड़ी दबंग जाति होती है, ठीक है, यादव भी मतलब आप ये समझ लो कि वो अपर कास्ट का वो ठाकुर है और ओबीसी का वो यादव,
तो सर इसका बहुत ज़्यादा सियासी प्रभाव जो है यूजीसी का फिलहाल तो अब देखने को नहीं मिलेगा। सियासी प्रभाव कुछ नहीं मिलेगा, बस एक वो ना कि जैसे ये माहौल बन रहा था, चर्चा हो रही थी, ठीक है। अभी क्या है कि वो काफी दिनों से हम लोगों ने मतलब इतने दिनों से सत्ता में है भाजपा, तो विरोध उस टाइप से दिखता नहीं था ना। खासतौर से सवर्ण समुदाय का, सवर्ण समाज नहीं वो अच्छा ये जो अपर कास्ट है, ये की ऐसी जाति है जिसे विरोध करने लगी तो मतलब इस टाइप से डरते भी नहीं ना ये लोग कि पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी, है ना, वो दबा लेगी या सत्ता हमें दबा लेगी, इस टाइप का मतलब इनमें ये डर। मुखर विरोध पहली बार ऐसा हुआ। ये लोग अरे हमेशा करते हैं ये लोग मुखर विरोध, चूंकि ये पार्टी के साथ भाजपा के साथ ही थे इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा था, समझिए। बाकी ऐसा थोड़े है कि इसमें नुकसान कोई, जो अगर ये यूजीसी के नियम से किसी ब्राह्मण छात्र कोई होने वाला था, अगर नुकसान है इससे कुछ पता मालूम मुझे, उसका वो नहीं पता है कोई नुकसान होता कि नहीं होता, जो भी था जैसे भी था मुझे उसको नहीं है, लेकिन मान लो अगर होता भी नुकसान तो सिर्फ ब्राह्मणों को थोड़े ना होता भाई, सभी को होता। जनरल में बहुत सारी जातियां होती हैं, ठीक है, अकेले ब्राह्मण थोड़े ना है। लेकिन वो विरोध की तमाम सारी वजह होती हैं। ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, हम तो वोट दे रहे हैं इनका, इनकी गिनती में ही नहीं है। तो वो प्रेजेंस हो गया उनका, वो एक छटपटाहट होती है ना कि यार बताओ यार हम लोग तो वोटर हैं, हम उनकी गिनती में नहीं है। अभी एक वो कुछ ब्राह्मण विधायकों ने साथ में बैठ के चाय वाय पी ली थी, तो उसका भी नैरेटिव बना दिया कि यार ये सब ब्राह्मण क्या करने जा रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं विरोध के पीछे, कोई एक वजह नहीं होती, पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत सारी चीजें वो मिल जाता है ना, बहुत सारी चीजों का क्या कहते हैं ना अमलगम हो जाता है पूरा मिल के, फिर तो विरोध शुरू हो जाता है, कोई एक चीज सामने आती है। तो सर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यूजीसी की गाइडलाइन का आने वाले दिनों में सियासी समीकरण क्या होगा, सियासी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो देखने सुनने वाली बात होगी। फिलहाल जो विरोध थमा है, सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो यूजीसी को लेकर आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल सरकार को ये ज़रूर लगा कि यूजीसी की गाइडलाइन जो बनी वो गलत बनी, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार फिर से नया ड्राफ्ट बनाएगी, वो ड्राफ्ट कैसा होगा उस पर फिर चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।